सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जरूर जुड़ें। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, साइंस के अंदर जो पब्लिश हुआ है दैट इज नेवियर स्टोक इक्वेशन। ये एक टॉपिक है, डिस्कस करेंगे एस्ले के बारे में। एआई का यूज इलेक्शन कैंपेन में कैसे हो रहा है, यूएस के कंटेक्स्ट में ये आया है। एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। सेक्शन 4(3)(d)(5) ऑफ यूएपीए, ये टॉपिक जनरली हम इंटरनल सिक्योरिटी टेररिज्म से रिलेटेड जीएस पेपर 3 के अंदर कवर करते हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, ये भी जीएस पेपर 3 मेंस में है। इसमें कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जीन थेरेपी साइंस का टॉपिक है, साइंस टेक का टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर, मेंस के अंदर। देन यू हैव अ मेंस क्वेश्चन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स, एक एक करके जो है हम लोग जो है सारे ये जो टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज का क्वेश्चन देख लो, 10 नंबर में आपको लिखना है, दैट इज जीन थेरेपी विल फैसिलिटेट क्यूरिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज बट टू एन एक्सटेंड एंड हैज इट्स ओन चैलेंजेस। 10 नंबर में लिखना है। अब इसमें देखो 3 पार्ट हैं, जेनेटिक डिजीज कैसे क्योर करेगा, दूसरा कितने एक्सटेंड तक, फिर इसके क्या चैलेंजेस है। यही थोड़ा सा आपको लिखना सीखना है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, और ये वेबसाइट है सौरभ पांडे UPSC.com। इस वेबसाइट पे जाना तो इसमें हिंदू के कंपाइलेशन भी पड़ा हुआ है, मैगजीन भी पड़ी हुई है। अक्टूबर तक की पूरी जीएस रिपोर्टर मैगजीन है, जिसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के एडवांस करंट अफेयर्स जो है वो आपके कवर होते हैं। तो ये पूरी मैगजीन भी है। इसके अलावा जो है और भी कंटेंट धीरे धीरे पढ़ता रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कंटेंट है, कोर्सेज के बारे में जानकारी है, सब कुछ आपको इस वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा। और ये आंसर्स हैं जो आप लोग मुझे शेयर करते हो आकलन सीरीज़ के अंदर। मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर से चेक करता हूँ। अब हिंदी माध्यम में ये एक स्टूडेंट है, इनका आंसर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। नाम तो मैंने मेंशन नहीं किया है, और ये कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाला है। मतलब आई हैव सीन आंसर्स रिटन, कुछ ऐसे आंसर्स हैं, और धीरे धीरे मैं उनका शेयर करूँगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लिखते रहते हैं और डेली बेसिस में शेयर करते हैं। मैं रात को 11-12 बजे आंसर आकलन सीरीज़ का क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, एंड दे राइट इट, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस दैट आई प्रोवाइड यू, जैसे हम हिंदू में भी डिस्कस कर रहे हैं, उनमें क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। और ऐसी जो आप अपना थोड़ा सा स्थिति अच्छी करेंगे बार बार लिख के, वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे अगर आप इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये पूरा का पूरा आंसर्स हैं। अब देखो एक स्टेज होती है, जैसे अगर सपोज मैं डायरेक्ट आपके लिए मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, अब आप वो टेस्ट अटेम्प्ट भी करेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो चैलेंजेस अपने होते हैं। बट एक बार आप धीरे धीरे रोज आंसर लिख रहे हैं तो 50-100 क्वेश्चंस पे आंसर आपने लिख लिए, फिर आप जब कोई टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। फिर आपको बस लिखने से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और कंटेंट पे वर्क करना है। अब ये भी आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और जब भी आंसर लिखो, देखो उस आंसर में कुछ चीज़ें, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। अब जनरली क्या होता है कि बहुत चीज़ें मिसिंग होती है। अब मैं कंटेंट पे, तो देखो हम लोग कंटेंट तो ऑलरेडी हिंदू सेशन में डिस्कस करते ही हैं, तो उसमें मैं कंटेंट आपको फीडबैक में नहीं देता हूँ। बट कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना है जो आपके आंसर को अच्छा करती है। एक तो जो पूछा है वो लिखना है, बहुत इधर उधर की चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, जो पूछा गया है। 10 नंबर और 15 नंबर में अप्रोच डिफरेंट रखती है थोड़ी। 10 नंबर में टू द पॉइंट सारा लिख देना है, और 15 नंबर में थोड़ा एक्सप्लेनेटरी लिखना है। तो कुछ ऐसे बेसिक जो आप लोग गलतियां करते हो तो मैं मेंशन करता हूँ, इस पे ध्यान दो। अब एक आंसर में अगर मैं 15 गलतियां आपको बता दूंगा तो 15 का 15 आप वर्क नहीं कर पाओगे। कभी लैंग्वेज में दिक्कत होती है तो मैं मेंशन करता हूँ कि लैंग्वेज मेच्योरिटी पे काम करिए, थोड़ी चीज़ें हैं तो उस पर काम करिए। तो ये आंसर राइटिंग को बहुत सीरियसली लो, क्वेश्चन देने का पर्पज़ ही यही है। तो मैं डेली बेसिस में ऑलमोस्ट मैं आप लोग के लिए जो है शेयर कर दिया करूँगा। आप लोग दो गो थ्रू होना, मतलब जो भी मेरे से जो आंसर चेक होंगे तो जो अच्छे रहेंगे, एक तो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। जस्ट क्या आपके पास अभी 1-1.5 महीना समय है, लिखो। मतलब आप लिख सकते हो यार, 15-20 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हो लिखने के लिए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखो, इसका बेनिफिट आपको बहुत बहुत मिलेगा, चाहे 25 की तैयारी कर रहे हो या जब की भी तैयारी कर रहे हो। तो ये आकलन सीरीज के अंदर जो लोग आंसर पोस्ट करते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप है उनके, हिंदी माध्यम में कुछ आंसर एक बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत इंप्रेसिव है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अब देखो, अब ये मैं जैसे गैप रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आई टेल यू कि पैराग्राफ के बीच में गैप रखो, लाइन के बीच में प्रॉपर गैप रखो, अंडरलाइन करो कंटेंट को। धीरे धीरे सब लोग अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं।
हिंदी माध्यम में, तो ये सब चीजें ध्यान रखें। चलो यहाँ क्वेश्चन, पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द केओस ऑफ टर्बुलेंस साइंटिस्ट चेस ग्लिम्स ऑफ हिडन ऑर्डर। अब हमारे लिए थोड़ा सा इसमें देखो, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आज के समय में यूपीएससी का अगर आप पैटर्न समझने की कोशिश करो, तो जो चीजें थोड़ा सा न्यूज में रहती हैं साइंस टेक का, साइंस के कंटेक्स्ट में, उसको आपको ध्यान देना है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये चीजें कोई भी कंपाइलेशन मैगजीन और इस समय जनरली कवर हो नहीं रहा है, और यही एक रीज़न है। तो इस वजह से कट ऑफ भी इतना कम जा रहा है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, और इनके जो है आप अपने नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। साइंस कैटेगरी में, साइंस टेक कैटेगरी में आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे देखो, इसको पहले ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आप दो लिक्विड देखो, ये फ्लूइड है, आप अगर देखो तो ये मान लो एक स्याही टाइप है और ये शहद है। अगर सपोज को स्याही जो इंक होती है उसको अगर आप एकदम से डालोगे तो तुरंत नीचे गिरेगा, लेकिन अगर वो शहद होगा, उसको ऐसे करोगे तो धीरे 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 नीचे रहेगा। इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी हायर है। विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, शहद में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें उसमें क्या है, उनके बीच में फ्रिक्शंस हाई होता है, तो एकदम से फ्लो नहीं करेंगे नीचे की तरफ। जैसे अगर आप पानी है, पानी में इतना वो विस्कस नहीं है, मतलब जो डिफरेंट लेयर्स है पानी के अंदर, उनमें ऐसा कोई फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत स्लो स्लो नीचे गिर रहा है। शहद के केस में विस्कोसिटी क्यों बहुत हाई है, विस्कोसिटी हाई होने की वजह से क्या है, डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या, धीरे 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 शहद जो है नीचे की तरफ जाती है। सिमिलरली इसमें विस्कोसिटी कम है, विस्कस नहीं है डिफरेंट लेयर्स में, तो तेजी से तुरंत जो है वो आपका गिरेगा। तो ये क्या है, जो विस्कोसिटी या विस्कस नेचर है, ये किसी भी लिक्विड के फ्लो को अफेक्ट करता है, किसी भी लिक्विड के फ्लो को अफेक्ट करता है। अगर आप शहद को एकदम, आप ज़्यादा से शहद डालोगे तो धीरे धीरे कछुए की चाल से चलेगी, पानी डालोगे तो एकदम खरगोश की तरह पानी आगे भागेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो शहद है उसमें विस्कोसिटी बहुत हाई है, विस्कस नेचर उसका बहुत आपका है, डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट आपका करता है। तो एक तो ये विस्कोसिटी और फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स याद रखना। दूसरा एक कंसेप्ट होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक आपका लैमिनर फ्लो होता है। लैमिनर फ्लो का कंसेप्ट जैसे आप देखो कि जो फ्लो एकदम यूनिफॉर्म कर रहा है, मतलब ये ऐसा होता है कि अगर लैमिनर फ्लो है ना, तो जैसे मान लो अगर आप ध्यान से ना देखो ना, तो ऐसा जैसे मान लो एक काले कलर का आपको पेन दिख रहा है, तो पानी मान लो आपने चलाया ना, और अगर लैमिनर फ्लो है तो इतना यूनिफॉर्म होगा कि आपको लगेगा कि अरे पानी है कि ऐसे ही बर्फ लटक रहा है, तो इस टाइप की आएगा, मतलब इतना यूनिफॉर्म होता है, इसको लैमिनर फ्लो बोलते हैं। बिल्कुल कोई इसमें जो लेयर्स के बीच में गैप नहीं होगा। इस वजह से क्या है, एकदम से कंटिन्यूस फ्लो हो रहा था, इसे लैमिनर फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जैसे इसे बहुत क्योस होगा, जैसे एकदम से नल का पानी चला दिया और एकदम से पानी हड़ करके नीचे गिर रहा है एकदम से, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो ये सब क्या है कि इनमें भी डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं, लेयर्स के बीच में कैसा फ्रिक्शन है, कैसा विस्कोसिटी है, वो इसके फ्लो को डिटरमाइन करता है। और टर्बुलेंट फ्लो के कंटेक्स्ट में भी सेम चीज होती है। तो ये दो शब्द अगर आपने समझ लिया, तो अब आप ये भी समझ सकते हो जो इसमें कुछ बातें बोली गई हैं, और उस इक्वेशन के बारे में भी हम समझ सकते हैं जो इसके अंदर मेंशन है। तो इसमें कहा गया कि कोई भी जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो करता है, तो उसमें क्या है, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ फ्लूइड मोशंस आर इनर्शिया एंड इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड टू कीप मूविंग एंड विस्कस फ्रिक्शन। अब विस्कस फ्रिक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। विस्कस फ्रिक्शन जैसा हमने डिस्कस किया कि कोई भी लिक्विड फ्लो करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे शहद है, एकदम से बहुत तेजी से फ्लो नहीं करेगा। और दूसरा इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है, एक नेचर। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जैसे इनर्शिया का मतलब होगा मैं खड़ा हूं, एकदम ऐसे खड़ा हूं, तो यहाँ पे क्या ये मोशन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, या कोई चीज फ्लो कर रही, तो जो भी उसकी स्टेट है, उस स्टेट को कंटिन्यू रखना ही वो इनर्शिया होती है। जैसे आपने न्यूटन के लॉज भी पढ़े होंगे। तो ये दो चीजें हमेशा, कोई भी फ्लूइड होता है, कोई भी लिक्विड होता है, उसके नेचर को हाईलाइट करता है। एक तो इनर्शिया, और दूसरा जो आपका होता है वो आपका विस्कस फ्रिक्शन। अब देखो ये आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर, इसी को हम इसी चीज को कहते हैं। अब मैं आपसे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि राजस्थान के सीएम कौन बने हैं, वो हमारा काम नहीं है, मतलब वो हमें क्या करना है वो आप पढ़ लो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे लिए देखना कि क्योंकि देखो न्यूज़पेपर तक अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा जो कंटेंट हम जिस तरीके से कवर करते हैं। अब यहाँ पे देखो,
अब जैसे जैसे इनर्शिया, जैसे मान लो अगर फ्लूड बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसका इनर्शिया और अधिक होगा, उसका इनर्शिया स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि जितना तेजी से फ्लो रहेगा उतना तेजी से, अगर मान लो ज्यादा तेज फ्लो है तो वो फ्लो तेजी से मेंटेन रहेगा, इससे इनर्शिया का जो स्ट्रेंथ है वो भी आपका का जो है वो बना रहेगा। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगी या विस्कस नेचर होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जैसे शहद का एग्जाम्पल मैंने दिया। अगर विस्कस अफेक्ट डोमिनेट करेगा तो जैसे मान लो अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात है, जैसे शहद है, धीरे आपने शहद गिराया, धीरे धीरे शहद गिर रहा है, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके फ्लो को प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत है, तो आप उसको प्रिडिक्ट। बट अगर मान लो विस्कोसिटी नहीं है तो वो जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लो करेगा, उस चीज को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। उस चीज को जहां जगह मिलेगी, जैसी जगह मिलेगी, जिधर जगह मिलेगी उधर वो फ्लो कर जाएगा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड जो अभी मैंने लैमिनार फ्लो बताया, अगर आपसे प्रीलिम्स में कहीं लैमिनार फ्लो किससे रिलेटेड है, तो एकदम यूनिफॉर्म जो कोई लिक्विड मूव करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लेयर्स जो उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। एकदम यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो देखने को जो है मिलता है। तो ये आपका लेमिनार फ्लो जो है हम कहते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए, सो अगर इनर्शिया डोमिनेट करेगा तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, विस्कोसिटी रहेगी तो जो फ्लो बहुत प्रिडिक्टेबल होगा, लैमिनार फ्लो देखने को आपको मिल सकता है, जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो यहाँ पे कहा यह गया है, अभी आपको बस जो हमें सीखना है इस कंटेक्स्ट में जो प्रीलिम से रिलेटेड है, कि जब हम इनर्शिया और विस्कोसिटी के बैलेंस की बात करते हैं ड्यू टू द प्रेशर, ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, तो ये एक इक्वेशन जिसका नाम है नेवियर स्टॉक इक्वेशन। तो आप समझो कि अगर रिसेंटली, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया इसलिए जानना है, कि अगर आपसे पूछे कि नेवियर स्टॉक इक्वेशंस अभी न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है, तो जो फ्लूइड है, डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, उनका इनर्शिया और विस्कोसिटी, दो ये जो चीजें हैं, इनको इन पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना, तो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है ये सब चीज़ों। तो यहाँ से जो इक्वेशन इसके बारे में बताता है, उसका एक जो मेजर इक्वेशन है वो है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा बस आपको ध्यान में जो है वो रखना है। एंड खास तौर से जो फ्लूइड का मूवमेंट है उसका कैसे फ्लो है, वो इस इक्वेशन के माध्यम से पता चलता है। खासतौर से जो विस्कस फ्लूइड होता है, ये डेवलप किया गया था लियोनार्ड यूलर के द्वारा 18th सेंचुरी में। इन इक्वेशंस के बारे में सर्टेन चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा चलो ये थोड़ा सा कुछ इमेज दूसरी आ गई, बट साइंस वाले पेज में आप देखोगे ये ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या काम हो रहा है। ये थोड़ा सा जैसे मान लो एआई का एप्लीकेशन डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है ना, ये है। तो अब एक ये एस्ले करके ये एग्जांपल हम याद रखना, ये एआई कैंपेन वॉलंटियर है यूएस के अंदर। कैंपेन होता है ना, कैंपेन रन करते हैं, तो जैसे आप कोई सोशल मीडिया में कुछ डाल रहे हो, किसी के कमेंट को लाइक कर रहे हो, कुछ वीडियो देख रहे हो, इससे आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो आप जैसे ये यही मैनेजमेंट है ना, कि जैसे हम किसी को लाइक या डिसलाइक क्यों करते हैं। सपोज करो आपकी जो सोच है, अगर मैं वैसा ही बोलूं तो आप सोचोगे यार यही मेरा लीडर है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपकी थिंकिंग के अपोजिट बोलूं तो फिर आप कहोगे नहीं आदमी ठीक नहीं है। तो ये एक थिंकिंग होती है, मतलब ये ह्यूमन नेचर है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये लोग जो जैसे कैंपेन मैनेजमेंट में आज के समय में क्या होता है कि जो भी वोटर्स होते हैं ना, उनकी प्रोफाइलिंग कर ली जाती है सोशल मीडिया और इनके माध्यम से। जैसा आप कमेंट करोगे, जैसी चीज़ों को लाइक करोगे, जैसे लोगों को फॉलो करोगे, उस बेसिस में आपके इंटरेस्ट का पता चल जाएगा कि आपके कैसे कंटेंट जो है आपको पसंद है। वैसा ही कंटेंट स्पेसिफिक आपको भेजा जाएगा उस लीडर के नाम पे, तो आप अपने आप उस लीडर से अट्रैक्ट हो जाओगे, वोटिंग करोगे। इस कंसेप्ट को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो उसके जीतने के लिए ये कहा गया कि इस टाइप की चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पे क्या है, एस्ले बेसिकली एआई कैंपेन वॉलंटियर है और पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे कन्वर्सेशन कंडक्ट ये किया जा सकता है इसके माध्यम से, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके साथ स्पेसिफिक कन्वर्सेशन किया जा सकता है, प्रोफाइलिंग की जा सकती है, और जो भी लीडर है उनकी कैंपेन को रन किया जा सकता है। तो आप खुद इमेजिन करो एआई का इस्तेमाल कहाँ तक हो रहा है, मतलब इवन इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जो है वो आपका इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर। ये एक अच्छा टॉपिक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड 5am सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज उसको सीरियसली लें और उसको गो थ्रू होना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।
सेशन को लाइक जरूर से करें और कब सेशन अटेंड करते हैं वो जरूर से मुझे हाईलाइट करें। तो यहाँ पे आप देख लो एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर, एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर, ठीक है, एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर। ये कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं, कुछ एस्पेक्ट है इसमें हाईलाइट किए गए हैं। ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी के अंदर लिखना है। ज्योग्राफी में जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया था और न्यूज़पेपर में भी आया था, और अगर आपको याद हो, अब यही डिफरेंस है, जहाँ से भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे वो टीचर कितना स्टडी करते हैं ना, उस पर बहुत निर्भर करता है। तो इसमें देखो बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पुराना कंटेंट ही करते रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट अपने आप को रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा था, जो हम लोगों ने क्यों पढ़ा था, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था कि जो सब अभी हाल में है मिचोंग करके जो साइक्लोन आया था, उसकी इंटेंसिफिकेशन के पीछे MJO रेस्पॉन्सिबल है। अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज MJO, अगर नहीं है तो पुराना सेशन आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई। अगर आप इंडियन मानसून के नेचर की बात करें, ठीक है, ये आपने एनसीईआरटी में भी रीड किया होगा, तो यहाँ पे जो ऑनसेट ऑफ द मानसून, मतलब मानसून जब स्टार्ट होता है, फिर विड्रॉल, मानसून जब विड्रॉ करता है, फिर आपका ब्रेक पीरियड होता है। ब्रेक पीरियड का मतलब होता है कि जैसे बारिश हुई, फिर थोड़े दिन बारिश नहीं हुई, फिर बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं ड्राई स्पेल, वेट स्पेल, ड्राई स्पेल, वेट स्पेल। और जो नेचर होता है उसको बोलते हैं पल्सेटिंग नेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में आपने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में जरूर से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम ये एक्टिव ब्रेक पीरियड भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम ये टर्म जो यूज करते हैं दैट इज पल्सेटिंग नेचर। ये पल्सेटिंग नेचर शब्द आप याद रखना, पल्सेटिंग नेचर मतलब देखो ड्राई स्पेल, वेट स्पेल, ड्राई स्पेल, वेट स्पेल। ड्राई मतलब सूखा, बारिश, सूखा बारिश, ये नेचर को हम पल्सेटिंग नेचर बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में जैसे आप कह सकते हैं कि जो मानसून है उसको बनने में भी के लिए लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर जो क्रिएट होता है, जैसे गर्मी बहुत होगी मई जून के टाइम पे, फिर उससे लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवाएं अट्रैक्ट होती हैं, बारिश होती है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं उसमें। और ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी अधिक चीज़ें अफेक्ट हो रही, क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप समझने का प्रयास करें तो इस पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो जैसे सिमसिम, ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये आपका ये इंडिया है। अब यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है, जैसे मान लो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इधर से आई, फिर इन्होंने जो है ये आपका इक्वेटर क्रॉस किया, और इसके बाद ये थोड़ा राइट को होके साउथ वेस्ट बन जाती हैं हवाएं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आई, उसके बाद इक्वेटर क्रॉस करके बिकॉज ऑफ द कोरिलेसिस फोर्स ये साउथ वेस्ट बन जाती हैं और फिर रेनफॉल क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो यहाँ लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, लो प्रेशर क्रिएट होते हैं जब बहुत गर्मी होती है, इनकी लो प्रेशर की शिफ्टिंग की वजह से हवाएं और अट्रैक्ट होती हैं अलग अलग जगहों से इनकी तरफ, है ना। तो ये देखने को हमें मिलता है। फिर देखो क्या हो रहा है कि लो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाई टेम्परेचर पे, और ये जो हाई टेम्परेचर है इस पे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या है कि कई जगह जहां बारिश होनी चाहिए वहां नहीं भी होती, जहां नहीं होनी चाहिए वहां होती भी है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रेशर। प्रेशर सिनारियो में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलता है। मान लो इधर शिफ्ट हो गया लो प्रेशर तो हवाएं इधर आ जाएंगी, इधर लो प्रेशर शिफ्ट हो गया हवाएं इधर आ जाएंगी, तो ये थोड़ा सा बदलाव देखने को कंटिन्यूस बेसिस में मिलता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि प्रिडिक्टेबिलिटी, कि बारिश होगी कि नहीं होगी। मॉनसून का एक बड़ा नेचर है वो उसकी वेरिएबिलिटी, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी हाईलाइट किया गया है कि लाइक लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, मान लो समुद्र की हीटिंग अपनी है, लैंड की हीटिंग अपनी है। समुद्र की हीटिंग में और समय लगता है, लैंड तुरंत गर्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से इनकी हीटिंग में चेंजेस आते हैं। तो जब लैंड और समुद्र की हीटिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं, इससे डिफरेंट प्रेशर जनरेट होता है। जो जल्दी हीट होगा वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, जो कंपेरेटिवली कम हीट अप होगा वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करेंगी, और जब हवाएं मूव करेंगी साथ में मॉइस्चर कैरी करेंगी। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सीजनल रेनफॉल हैं ये इससे अफेक्ट भी होते हैं। कई सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे एल नीनो है, ला नीना है, ये इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो देखो मानसून की जब हम प्रिडिक्टेबिलिटी पर जाएं
तो हमें ग्लोबल वार्मिंग भी देखनी है, फिर उसके बाद कई सारे ये जो फेनोमेना है एल नीनो ला नीना, इन पर भी नज़र बना के रखनी है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर एल नीनो होगा तो हमारे मानसून पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इंडियन ओशन डाइपोल अगर है तो, और एल नीनो इवेंट दोनों हैं तो हमारे मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। अब इसमें क्या है कि लार्ज स्केल एक्सट्रीम जो रेनफॉल है आर एक्चुअली साइमल्टेनियस और नियर साइमल्टेनियस हैवी रेन एपिसोड्स, है ना, दैट एक्सटेंड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा टू पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो यह कहा क्या गया है कि एक सर्टेन, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से उड़ीसा से लेकर राजस्थान और गुजरात, ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉरिडोर, एक प्रकार का क्या है, ये एक कॉरिडोर है जिसे हम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट जो है वो उसको कंसिडर करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ हाईवे। जैसे ये कहा जाता है कि मतलब बहुत समय में जो इवोल्यूशन हुआ है विंड्स के मूवमेंट और तो ये जो ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा से होते हुए और इधर अरेबियन सी ब्रांच में गुजरात और राजस्थान की कुछ हिस्सा है, ये एक ऐसा कॉरिडोर बन जाता है जो कि रिलेटेड है एक्सट्रीम रेनफॉल से। जब आपको पता है कि इस जगह पे एक्सट्रीम रेनफॉल होती ही है और ये चीज़ कांस्टेंट है लगातार लगभग 1901 से लेके 2019 के लिए, तो आपके लिए प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्ट आपको पता है कि ये जो रीजन है इस रीजन में रेनफॉल कंटिन्यूस बेसिस में और इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा अगली बार भी रेनफॉल होगा। लेकिन अब क्योंकि एल नीनो इवेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लानीना इवेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, एमजेओ जैसी चीज़ों की बात कर ली जाए, फिर इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो हम पढ़ते ही हैं, तो ये सब फैक्टर्स, फिर आर्टिक रीजन में जो बर्फ़ पिघल रही है, हिमालयन रीजन में जो क्राइस मतलब हिमालयन रीजन की बात करें तो उसमें ग्लेशियर्स का पिघलना, क्रायोस्फीयर जो है वो उसमें बदलाव होना, जो अर्थ का फ्रीजिंग एरिया है, फ्रीज्ड एरिया है, उसमें बदलाव होना, तो इनसे क्या हो रहा है कि आपकी ये जो एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर्स है ये भी अफेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है नए एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर्स भी आपके क्रिएट हो जाएं फ्यूचर के अंदर देखा जाए, तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है बन जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इस कॉरिडोर के माध्यम से हम आसपास के एरिया में भी कितनी रेनफॉल होगी क्या नहीं होगा वो हम इजीली प्रिडिक्ट जो है वो कर सकते हैं। जो ये एक्सट्रीम इवेंट्स हैं इनसे रिलेटेड अगर कुछ है तो हम उसको प्रिडिक्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके हाईलाइट किए। नेक्स्ट देखते हैं एन एंटी टेरर लॉ एंड इट्स इंटरफेरेंस विथ लिबर्टी। अब देखो इसमें इन्होंने लिखा है, जर्नलिस्ट के कंटेक्स्ट में लिखा, देखो हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट ने क्या कहा। हमारे लिए एक टॉपिक निकल कर आता है, एक तो यूएपीए आता है और इसके कुछ सेक्शंस आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। बाकी देखो इसमें इन्होंने एक जर्नलिस्ट का केस बताया है, उसमें मैं देखो मैंने आपको हमेशा से कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसे ओपिनियन से कैरियर्ड अवे नहीं होना है। क्या सही है क्या गलत है वो सब अपना पर्सनल लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमारे लिए क्या है, कंटेंट निकल कर आता है, एक सेक्शन है सर्टन और यूएपीए है, तो ये आप जीएस पेपर 3 के अंदर नोट कर सकते हो। ठीक है, यूएपीए, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसमें कुछ सेक्शंस जो इसमें है, जैसे सेक्शन 443D सब क्लॉज 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ये हमें जानना चाहिए इसके बारे में। ये पहले भी हमने डिस्कशन किया है, तो इसको आप लोग टेररिज्म से रिलेटेड और ऐसे में आप कंसिडर कर सकते हैं। चलो लेट्स सी। ठीक है, तो सेक्शन 43D सब क्लॉज 5, ये यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट है आपका, इस एक्ट के बारे में आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें देखो क्या है, ये बेसिकली ये जो सेक्शन इसको कहा जाता है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शन है। वाई? बिकॉज इस सेक्शन के तहत जो बेल है, कोई भी पर्सन अगर यूएपीए के तहत अरेस्ट हुआ है तो जो बेल है उसको तुरंत डिनाई किया जा सकता है और ज़्यादा ऑप्शन पर्सन के पास नहीं होता है कि वो बेल ऑप्शंस ले सके, उसके पास ये नहीं रहता। बस एक ये रहता है, सिर्फ जो जज हैं उनको क्या है, उनको बस ये कंक्लूड करना है देख के ही कि हाँ एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं और ये पर्सन जो है ये गिल्टी है, मतलब ये ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बस इतना जज को थोड़ा सा अपने मन में सेटिस्फेक्शन लाना है और उस पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी। ये पावर कहाँ मिलती है, ये आपका सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 के तहत दिया जाता है। इसकी पूरी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, तो मैं आपसे जब शेयर करूंगा ये इसका पीडीएफ, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। ठीक है, इसकी पूरी लैंग्वेज है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना इसको। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो इसमें पूरे के पूरे प्रोविजंस थोड़े ब्रीफ में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, तो आप एक बार देख लो। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन जो एक्ट है 1967 के अंदर ये एक्ट आपका गया है, इसमें
पार्लियामेंट्री जो लॉ है ये पावर प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी से रिलेटेड उनको डील किया जा सके। अब इसमें ये इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों पे लागू होता है, और जो भी ऑफेंसेस हैं इंडिया या बाहर कोई भी अगर ऑफेंसेस हैं तो वो इस लॉ के तहत एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। लॉ इवन डेथ पेनल्टी भी प्रोवाइड करता है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम टाइम ऑफ 180 डेज इज गिवन टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 180 दिन है, और कुछ कंडीशंस में इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, सर्टेन कंडीशंस हैं। 2019 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें एनआईए जो ऑफिसर है रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव वो जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है केसेस को इन एडिशन टू डीएसपी और एसीपी रैंक्ड ऑफिसर। मतलब पहले ऐसे जो केसेस के लिए डीएसपी और एसीपी की जरूरत होती थी, बट अब जो एनआईए के इंस्पेक्टर लेवल में जो ऑफिसर्स है वो भी कर सकते हैं। लॉ जो है इट ऑल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एट टेररिस्ट, इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट के रूप में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अप्रूवल ऑफ द डीजीपी इज रिक्वायर्ड टू अटैच प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद द टेररिज्म, है ना, कोई मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी के माध्यम से कोई ने प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट किए तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सीज कर देना, ये भी किया जा सकता है। अब इसमें ये कहा गया इसके कुछ कंसर्न है, ये एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ये एक है, मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात किया जाए। कोर्ट्स भी कोर्ट्स की अगर बात करें कि इस लॉ के तहत उनकी भी मतलब उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है कि जो भी सजा दें वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होता है, मतलब जो सजा है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है अगर कोई इस ऐसे एक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक स्लाइड और भी मैंने इसमें ऐड कर दी है तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, पेटेंट एक्सक्लूजन मद्रास हाई कोर्ट शोज द, नेक्स्ट टॉपिक है ये पेटेंट एक्ट के कंटेक्स्ट में है तो इसको डिस्कस करते हैं, और ये जीएस पेपर 3 के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस, ये जीएस पेपर 3 में सर्टेन सेक्शन है पेटेंट एक्ट से रिलेटेड, वो ध्यान रखना। तो पेटेंट होता क्या, जैसे अगर आप कोई चीज़ इनोवेट करते हैं तो उसका पेटेंट कराया जाता है। जैसे मान लो कोई नई दवा बनाई, दवा से रिलेटेड कोई फार्मूला जो है बनाया, उसको पेटेंट कराया जा सकता है ना। तो पेटेंट की बात की जाए तो बेसिकली इसका पर्पज़ यही होता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत, रिसर्च डेवलपमेंट और उसका आप थोड़ा कमर्शियल बेनिफिट ले सकें। कोई आपके द्वारा की गई मेहनत का पेटेंट मतलब कोई जो है उसका कमर्शलाइजेशन करके और बेनिफिट ना ले सके, तो पेटेंट के कंटेक्स्ट में ये चीज़ ध्यान रखना है। और हमारे पास एक लॉ एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है जिसे हम पेटेंट एक्ट 1970 को कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज पेटेंट एक्ट 1970। ये जो पेटेंट है इसमें ये जो एक्ट है इसकी अगर बात किया जाए तो ये पेटेंट रूल 1972 और ये इंडियन पेटेंट एक्ट और डिज़ाइन एक्ट 1911 इसको रिप्लेस ये करता है। आयंगर कमेटी के बेसिस में इसका जो है इस एक्ट को लेकर आया गया था, और मेन रीज़न इसका यही है कि इंडिया जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है WTO का, तो उसका इंडिया हिस्सा बना है, और हमें IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, और खासतौर से पेटेंट के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके माध्यम से हम हमारे देश में भी एक लॉ होना चाहिए, उसके तहत हम ये लॉ लेकर आए हैं। अब इसमें देखो इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक सेक्शन 3 है इस पेटेंट एक्ट का। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो और उसको पेटेंट करा लो। तो एक जो भी इन्वेंशन आप करते हो वो सर्टेन क्राइटेरिया से गो थ्रू होगा तभी उसे पेटेंट कराया जा सकता है। इसका सेक्शन 3D है, सेक्शन 3 सब क्लॉज डी है, और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट नोवार्टिस जजमेंट भी दिया था उसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज डी के कंटेक्स्ट में यहाँ भी क्या है कि जो भी पेटेंट कराया जाए, कुछ चीज़ अगर देखा जाए कि आप कह रहे हो कि यार ये मैंने कुछ किया है और इसका मुझे पेटेंट चाहिए, तो ये देखना है कि क्या उसका मतलब उसका मेडिकल लेवल पे कितना उसकी एफिशिएंसी है, कितनी एफिकेसी है, कितना इंपॉर्टेंस है, क्या उसका इम्पैक्ट है, ये देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो थोड़े बहुत चेंजेस करके और आपने उसको पेटेंट जो है करा लिया। जनरली जो हम एक टर्म यूज करते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, इट मीन्स कि आपने कुछ चेंजेस करा और उसको अपना नाम पे पेटेंट करा लिया। इसी प्रकार से केस है नोवा जाइम्स वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन। इसमें सेक्शन 3E है जिसमें ये एक्सक्लूड करता है फ्रॉम प्रोटेक्शन दोज कॉम्पोजिशन दैट अमाउंट टू द मेयर सेग्रीगेशन ऑफ देयर एग्रीगेशन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब देखो ये सेक्शन 3E क्या कहता है कि जैसे मान लो
3 4 5 कंपोनेंट्स हैं, उनको कंबाइन करके और आपने एक चीज़ें कंबाइन करके कंपोजिशन बना लिया। अब ऐसे और फिर कह दो कि नहीं, हमें मुझे इस कंपोजिशन का पेटेंट दे दो। समझ रहे हो? जैसे मान लो हमने 3 4 5 चीज़ें ली और उसको मिला के नई चीज़ बना दी और कहा कि इस कंपोजिशन का पेटेंट दे दो। तो ये चीज़ जो है इस जजमेंट में ये चीज़ कही गई कि एज पर मतलब सेक्शन जो 3 है, 3E है, उसमें सेक्शन 3 ऐसे लेवल पे जो कंपोजिशन है इसको एक्सक्लूड करता है। मतलब आप ऐसे कंपोजिशन करके 2 4 5 चीज़ें मिला के और कह दो कि पेटेंट करा लो, तो उस चीज़ को एक्सक्लूड सेक्शन 3E के द्वारा किया जाता है। बट सेक्शन जो 3E है वो ये जरूर से कहता है कि अगर आपने मान लो कुछ बनाया, मान लो 4 5 कंपोनेंट्स आपने बनाया, उनमें से जो कंपोनेंट्स हैं उसका पेटेंट हो सकता है। हो सकता है कि वो कुछ नया हो, लेकिन आप 5 चीज़ों को मिला के कंपोजिशन बना दो, उसका पेटेंट तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट आपने यूज़ किया है उनमें से अगर कुछ नया है और आपने उसको डेवलप किया है तो उसका पेटेंट कराया जा सकता है। उस चीज़ को एक्सक्लूड नहीं किया गया। ये सेक्शन 3E है जो इस चीज़ को हाईलाइट आपका किया गया है। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन है ऑफ द कंपोजिशन इन द इंस्टेंट केस वाज जस्टिफाइड ड्यू टू द पेट, मतलब अगर मान लो कोई भी है उस कंपोजिशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, जो कंपोनेंट यूज किया गया है, अगर ये नहीं बताया जा रहा है कि वो क्यों नया है और उसे क्यों पेटेंट मिलना चाहिए उस कंपोनेंट का, तो अंडर दैट कंटेक्स्ट उसको रिजेक्ट किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 3E के कंटेक्स्ट में सिर्फ यही है कि जो कंपोजिशन आप क्रिएट करो कई चीजें मिला के, उसका पेटेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जो कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल करके कंपोजिशन बना रहे हो उसका पेटेंट हो सकता है। ये कुछ सेक्शंस हैं, जब आप कभी लिखो तो इसमें थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से एक आपका है सेक्शन 3I। अब 3I के अब इसमें हांगकांग और संघाई यूनिवर्सिटी वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ पेटेंट है, जो कि सेक्शन 3I से रिलेटेड है। अब इसमें कहा गया कि इसमें जैसे मान लो स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन इन्वेंशन, जिसमें कोई मेडिकल सर्जिकल डायग्नोस करना या ट्रीटमेंट है ह्यूमन बीइंग की। अब मान लो कुछ चीज़ डायग्नोस करना है, अब उसका पेटेंट करा लो, ऐसा नहीं कर सकते। कोई ट्रीटमेंट के लिए कुछ जो है ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की अगर हम बात करें किसी डिजीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी हाईलाइट की गई हैं कि जो लिमिटेशंस देखने को मिली है, दैट इज रिलेटेड विद द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन इन्वेंशन, है ना, फ्रॉम द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शंस। जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि हमने अभी, जैसे मान लो मेडिसिनल सर्जिकल डायग्नोस्टिक किट हैं, उसको आप पेटेंट करा लो। तो इसको ये जो सेक्शन 3I है ऐसे चीज़ों को एक्सक्लूड करता है। मतलब आप ऐसे इन्वेंशंस को आप ऐसा पेटेंट करा के अपने लेवल पे नहीं कर सकते हो। आप कुछ कुछ इन्वेंशन करते हो, फॉर्मुलेशन करते हो, कोई फार्मूला है जिसके माध्यम से दवा बनाई जा सकती है, ऐसे तो उनको जो है पेटेंट कराया जा सकता है। ये सेक्शन 3I कहता है कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए अगर आप कुछ ऐसे इन्वेंशंस करते हो और उसको आप चाहो कि आपको पेटेंट के तहत प्रोटेक्शन मिले, तो वो नहीं मिलता। वो सेक्शन 3I इस चीज़ को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीन थेरेपी एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कुछ एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझना कि पहले मुझे सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है और फिर मैं आप तक लेकर आता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज ये बहुत और पहले सेशन हो सकता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, लाइव पार्ट इसमें चैनल पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। अब ये सब दिक्कतें हैं जो फेस करनी पड़ती है। तो जीन थेरेपी साइंस के अंदर, इसको आप नोट कर लेना। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये कुछ कंटेक्स्ट है ये देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिजिड और स्टिकी बन जाते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी वेसल्स हैं और यहाँ से ये हीमोग्लोबिन फ्लो कर रहा है, ठीक है, या आरबीसी आप कह सकते हो, ये फ्लो कर रहे हैं। जब इनके शेप्स चेंज हो जाए, ये सिकल शेप्ड हो जाए, मतलब ये ऐसे की जगह अब इस तरीके से हो जाएंगे। तो जनरली इस शेप में तो ये इजिली मूव कर सकते हैं, बट इस शेप में, सिकल शेप में ये मूव नहीं कर सकते। तो इसमें भी ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। इनका जो बेसिस है अगर देखा जाए वो जेनेटिक लेवल पे कहा जाता है, जेनेटिक बेसिस जो है वो कहा जाता है। सर्टेन मतलब इसमें ऐसा कोई वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया के पीछे जेनेटिक रीजन जो है वो आपका हाईलाइट किया जाता है, अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या है, इसको ट्रीट करने के लिए जैसे एक अभी डेवलप किया गया है, दैट इज जीन थेरेपी के कंटेक्स्ट में कुछ चीजें जो है वो डेवलप की गई।
जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर कोई बीमारी है किसी को, अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड है या वायरस से रिलेटेड है, तो आपको दवा दी जाएगी प्रॉपर, और वो जो भी दवा है उसके माध्यम से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन कोई डिजीज जेनेटिक लेवल पे है, जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया है, तो अगर मान लो उसको एकदम शरीर के मॉलिक्यूलर लेवल पे या सेलुलर लेवल पे चेंजेस करना है, तो वो दवा से नहीं होगा। तो जीन थेरेपी क्या कहती है, जीन थेरेपी क्या कहती है? जीन थेरेपी के तहत अगर आप समझने का प्रयास करो, जैसे हर एक जीव सेल्स का बना है, सेल्स के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास डीएनए होता है, डीएनए का सेगमेंट जीन होती है, और हर चीज जीन पर निर्भर करती है, हर चीज जीन पर निर्भर करती है। सपोज करो कोई जीन काम नहीं करेगी, उससे कई जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं। कोई जीन्स एब्सेंस है या काम नहीं कर रही तो जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं। तो जीन थेरेपी क्या करती है, इन जीन को टारगेट करती है। मान लो कोई जीन काम नहीं करती है तो उस जीन को रिमूव करके है ना कुछ चेंजेस किए जाए। मतलब जीन थेरेपी बेसिकली क्या करती है, जीन थेरेपी बेसिकली क्या करती है, जेनेटिक लेवल पे जो जीन है उसको टारगेट करती है। तो ये ध्यान में रखना। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली क्या है, उसके जो कॉज है वो एक जेनेटिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और एक जीन थेरेपी डेवलप की गई है, कौन सी है वो आगे डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया को टैकल किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे अगर आप इस डायग्राम से आप इजिली समझ सकते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द व्हेन वी टॉक अबाउट जीन थेरेपी, जैसे मान लो ये डीएनए है ना, तो यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हाँ देखो, मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में इजीली आपको समझा देता हूँ। कुल मिला के क्या होता है कि जैसे मान लो कोई डीएनए है, सपोज करो ये डीएनए है, डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होता है। अब एक वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वेक्टर का मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी चीज़ का, वायरस का इस्तेमाल हो सकता है, उसको फिर उस सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे आपको उस जीन को पहुँचाना है, और फिर वो सेल में पहुँच के और जो माल फंक्शनल, जो जीन काम नहीं कर रहे उसको रिमूव करके, और जो एक्टिव और फंक्शनिंग जीन है वो वहाँ पे ऐड हो जाती है। तो ये जीन थेरेपी के तहत आपका किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इतना आसान नहीं है। तो अभी हाल में ही यूके के ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव किया है कैस-जेवी करके, जो कि एक जीन थेरेपी है, और इसमें 12 साल के से अबव जो बच्चे हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलासीमिया, है ना, थैलासीमिया भी एक बीमारी होती है, और इसको इवन यूएस की जो फेडरल ड्रग एजेंसी है उसने भी इसको अप्रूव किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैस-जेवी और लिफजेनिया, ये दो थेरेपीज हैं, जीन थेरेपीज हैं, जिनके माध्यम से सिकल सेल डिजीज को टैकल किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कैस-जेवी और लिफजेनिया रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये क्या है, ये जीन थेरेपी है जिनके माध्यम से सिकल सेल जो डिजीज है उसको टैकल किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो थेरेपी है उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान समझना और ध्यान से सुनना इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये जो थेरेपी है, जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में क्रिस्पर CS9 टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यूज किया जाता है डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो देखो पहले क्या होता था, ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसको ट्रीट करने के लिए बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था। बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता, बोन मैरो जो है जहाँ स्टेम सेल्स और दूसरे प्रोड्यूस होते हैं उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था। अब क्या है कि आपके पास क्रिस्पर जो CS9 है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या है, ये एक प्रकार का टूल है जिसके माध्यम से आप जो, जैसे मान लो ये डीएनए है, इसको आप स्पेसिफिक पार्ट में काट सकते हो, ऐसे एक सीक्वेंस को आप काट सकते हो ऐसे। जैसे मान लो आपको पास मान लो है ना कपड़ा है, अब उस कपड़े में आधे कपड़े को काट के दूसरा कपड़ा जोड़ना, तो अब एक कैंची से कपड़ा काटोगे फिर दूसरे को सिल दोगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इस काम के लिए हम क्रिस्पर CS9 का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सर्टेन सेगमेंट को काटना, उसको रिमूव करना और फिर दूसरा ऐड करना। तो ये क्रिस्पर CS9 के माध्यम से हो सकता है। तो ये टूल अभी कुछ साल पहले भी देखोगे तो इसमें आपको नोबेल प्राइज मिला था क्रिस्पर CS9 का, और ये जीन एडिटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो जीन थेरेपी जो है ये डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्पर CS9 की वजह से। अब देखो जो लिफजेनिया करके है, इसमें एक लेंटी वायरस का इस्तेमाल होता है जो फंक्शनल नहीं है, वेक्टर के रूप में, और उसे ब्लड स्टेम सेल्स में इंट्रोड्यूस जो है किया जाता है, अ न्यू जीन फॉर हीमोग्लोबिन दैट मिमिक द हेल्दी वर्जन। देखो सिंपल सी बात है
ध्यान से सुनना, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया तो ये क्या कहा गया कि एक लेंटी वायरस का इस्तेमाल होगा। लेंटी मतलब एक वायरस है, ये वायरस एक वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का शब्द का मतलब हुआ कि किसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लेंटी वायरस है, उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और एक जीन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है फॉर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या जनरली सिकल सेल एनीमिया के कंटेक्स्ट में हमने कहा कि जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसीज है उनका शेप चेंज हो जाता है कुछ जेनेटिक लेवल पे, जो कुछ चेंजेस है उसकी वजह से। तो हमने क्या किया कि एक वायरस लिया जो लेंटी वायरस है, उसके माध्यम से एक हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दी, और ये जो हेल्दी जीन है, ये हेल्दी जीन क्या करेगी, ये आपके आरबीसीज या हीमोग्लोबिन को, जो हेल्दी आरबीसीज और जो उनका प्रॉपर शेप है और ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, तो अपने आप जो बीमारी से बचा जा सकता है। फिर कैस जेवी में क्या है, इसमें एक जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल होता है क्रिस्पर CS9 का, जो कि एक जीन होती है BCL11A, उसको टर्न ऑफ कर देती है। मतलब इसमें क्या है कि कुछ ये स्पेसिफिक जीन है BCL11A, इसके प्रेजेंस की वजह से बीमारी, ये जेनेटिक डिजीजेज होती हैं या सिकल सेल एनीमिया होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये क्रिस्पर CS9 टूल इस्तेमाल करके इस जीन को डिसेबल कर दिया जाता है। एक में क्या होता है, हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, और एक में जो मतलब जो माल फंक्शनल जीन है उसको डिसेबल आपका कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर जो है वो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कहा गया कि 10% जो एडल्ट हैं वो फीटल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, और BCL11A जीन बेसिकली जीन है, दैट जीन प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। तो अगर इसको डिसेबल कर दिया जाए तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस हो सकती है, एंड जिसमें किसी भी प्रकार लाइक विच डज नॉट हैव एबनॉर्मलिटीज ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड हेल्प ग्रेट पेशेंट ट्रीट पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया। मतलब इस जीन को टैकल करके आप कुल मिला के सिकल सेल एनीमिया से बच सकते हैं। तो यहाँ पे जीन थेरेपी में आपको देखना कैस जेवी क्या है, और आपको ये ध्यान रखना है दैट इज लिफजीनिया क्या है, दोनों में अंतर आपका क्या आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और ये करते थे। क्वेश्चन देख लो, जीन थेरेपी विल फैसिलिटेट क्योरिंग द जेनेटिक डिजीज। अब इसमें देखो चैलेंज क्या है कि जीन थेरेपी करने के लिए हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन चाहिए। जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड नहीं है कि वो कर सकें, इतना आसान नहीं है उनके लिए कि वो कर सकें। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसके माध्यम से वो चीज़ें की जा सकती हैं। तो इसका ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर हम जीन थेरेपी को एक थेरेपी के रूप में और उसको बहुत प्रेवलेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 10 नंबर में लिखना है, तो आप लोग जरूर से लिखे। कोई क्वेरी इस नंबर से आप मुझे रीच कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें, आकलन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप अपने आंसर को पोस्ट करें। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाएं, मैगजीन और ये सब कंटेंट आपको अपलोडेड मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर ये आंसर्स देख लो, बच्चे लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखो, सेंड करो, आकलन सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग। और ये एडवांस करंट अफेयर्स का जो टोटल 9th टेस्ट है, आज 8 हो चुके हैं, 9th टेस्ट संडे को शेड्यूल्ड ऑलरेडी है, 10th टेस्ट भी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। इसका PDF मैंने 7 टेस्ट का डाल दिया, 8th 9th वाले PDF भी आपको मिल जाएंगे। ये रिवीजन PDF आपके पास पड़ा है, तो इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ARC रिपोर्ट का कोर्स भी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। अभी और सारे कोर्सेज कुछ दिन में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर का बैच 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा नया, तो आप लोग उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो सौरभ पांडे UPSC ये टेलीग्राम चैनल है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से जो है डाउनलोड करें। और जैन सर की क्लासेस भी चल रही हैं CSAT की, उसको देखें, और मैराथन सेशन भी उसका कंडक्ट हो चुका है, तो वो भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।